हिंदी शिक्षण एवं संस्कृत शिक्षण की ऑनलाइन क्लास में आप सभी छात्राध्यापकों एवं छात्राध्यापिकाओं का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी शिक्षण एवं संस्कृत शिक्षण के विषय परिचय पर, अर्थात कि आप लोगों को इस विषय में क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। आप सोच रहे होंगे कि सर हिंदी शिक्षण और संस्कृत शिक्षण को साथ में लेकर के क्यों चर्चा कर रहे हैं। तो आप लोगों को बता दें कि हिंदी शिक्षण का पाठ्यक्रम और संस्कृत शिक्षण का पाठ्यक्रम एक समान है, बिल्कुल समान है। एकाध प्रकरण संस्कृत शिक्षण में अतिरिक्त है, अन्यथा बाकी पाठ्यक्रम बिल्कुल समान है। हाँ, ये अलग बात है कि यदि किसी प्रकरण को हिंदी शिक्षण में इकाई 1 में रखा गया है तो उसी प्रकरण को संस्कृत शिक्षण में दूसरे इकाई में रखा गया है या तीसरे इकाई में रखा गया है। एक आवश्यक बात यह है कि आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले जो PDF नोट के रूप में अवेलेबल करवाया गया है उसको अपने नोटबुक में रख लें, नोट कर लें और उसको सामने रख कर ही इस वीडियो को देखें, तो चीज़ों को समझने में आसानी होगी। तो बात करते हैं कि आप लोगों को हिंदी शिक्षण और संस्कृत शिक्षण के इस विषय में पढ़ना क्या क्या है। इसमें सबसे पहले आप लोग समझेंगे कि भाषा क्या है, भाषा का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। उसके बाद पाठ्यक्रम को समझना है, पाठ्यक्रम क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, जो कि आप लोग पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। इसके पश्चात हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा माध्यमिक स्तर पर कौन सा पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा में जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसका समीक्षात्मक आलोचना करेंगे कि पाठ्यक्रम के क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, उसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं। संस्कृत शिक्षण में एक अतिरिक्त प्रकरण आपको मिलेगा कि संस्कृत विषय का अन्य विषयों अथवा भाषाओं से क्या संबंध है। तो ये आप सभी जानते हैं कि संस्कृत लगभग सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। इसका प्राचीन काल से ही संबंध रहा है। ठीक है, इसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे तो मातृभाषा शिक्षण पढ़ेंगे। आप लोगों को पता होगा कि बच्चों को मातृभाषा में ही शिक्षा प्रदान करना है। नई शिक्षा नीति जो आई है उसमें भी यह दर्शाया गया है कि बच्चों को यदि आप शिक्षा देते हैं तो मातृभाषा में ही दें। तो मातृभाषा शिक्षण देखेंगे। उसके बाद हिंदी देखेंगे कि राष्ट्र एकता में हिंदी की क्या भूमिका है, राष्ट्र एकता को बनाने में हिंदी की क्या भूमिका रही है। इसके पश्चात हम देखेंगे हिंदी शिक्षण या संस्कृत शिक्षण, इनके उद्देश्य क्या हैं, इनको पढ़ाने से हमें किन उद्देश्यों की प्राप्ति होगी। भाषा विज्ञान भी देखेंगे कि भाषा विज्ञान क्या है। भाषा विज्ञान के जो विभिन्न शाखाएं हैं जैसे ध्वनि विज्ञान, वाक्य विज्ञान, पद विज्ञान, शब्द विज्ञान, अर्थ विज्ञान, इन सभी शाखाओं से हम परिचित होंगे। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे उच्चारण। उच्चारण क्या है, उच्चारण दोष क्या है, इन दोष का कारण क्या होता है और इसका निवारण कैसे किया जा सकता है। भाषा शिक्षण में सबसे आवश्यक हो जाता है उच्चारण, तो हम लोग उच्चारण को भी विशेष रूप में अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि हिंदी शिक्षण हो या संस्कृत शिक्षण हो, इन सबको पढ़ाने की शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं। अब चूंकि दोनों में 3 भागों में विभाजित किया गया है दोनों को, पद शिक्षण, गद्य शिक्षण और व्याकरण शिक्षण।
तो इन तीनों भागों को पढ़ाने के लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग किया जाता है। पद शिक्षण के लिए अलग विधियां हैं, गद्य शिक्षण के लिए अलग विधियां हैं और व्याकरण शिक्षण की अलग विधियां हैं। तो हम सभी शिक्षण विधियों को देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे पाठ्य पुस्तक कि किसी बालक के लिए या किसी शिक्षक के लिए पाठ्य पुस्तक का क्या महत्व होता है, पाठ्य पुस्तक कितने प्रकार के होते हैं, पाठ्य पुस्तक होते क्या हैं, पाठ्य पुस्तक के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रकरण आ जाता है पाठ योजना, जिसके लिए आप लोगों को प्रायोगिक रूप से भी और सैद्धांतिक रूप से भी तैयार होना है। पाठ योजना क्या होता है, इसमें कितने पद होते हैं, पाठ योजना कितने प्रकार का होता है, और सबसे अंत में देखेंगे कि पाठ योजना का निर्माण कैसे किया जाता है। यह बहुत जरूरी हो जाता है हम लोगों के लिए। इसके बाद दो प्रकरण बचते हैं, हिंदी शिक्षण के लिए भी और संस्कृत शिक्षण के लिए भी। ये दोनों ही प्रकरण अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण है। पहला प्रकरण है कि शिक्षण सहायक सामग्रियां, आप हिंदी शिक्षण में या संस्कृत शिक्षण में कौन कौन सी शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग कर सकते हैं, कब कब प्रयोग कर सकते हैं और किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। ये शिक्षण सहायक सामग्रियां कई रूप में हो सकती हैं, चाहे वो दृश्य सामग्री के रूप में हो, चाहे श्रव्य सामग्री के रूप में हो, और चाहे दृश्य श्रव्य दोनों सामग्री के रूप में वो हो सकती है। तो शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्रियों का बहुत ही महत्व होता है, इसे हम विस्तृत रूप में देखेंगे। और अंत में आपका एक प्रकरण आता है मूल्यांकन विधि। यदि आपने बच्चों को शिक्षा तो प्रदान कर दी, शिक्षण भी आपने कर लिया, लेकिन आप मूल्यांकन कैसे करेंगे, किन विधियों के सहायता से आप मूल्यांकन करेंगे कि बच्चा उस उद्देश्य को प्राप्त किया अथवा नहीं जिस उद्देश्य से आप शिक्षण कर रहे थे। इन सब चीज़ों को मूल्यांकन विधियों के अंतर्गत हम देखेंगे कि किन किन विधियों से हम बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हिंदी शिक्षण एवं संस्कृत शिक्षण का विषय परिचय। आप लोग ज़्यादा घबराइए नहीं, परेशान मत होइए। सभी प्रकरण को धीरे धीरे हम लोग आसानी से समझते चलेंगे और पढ़ते चलेंगे, और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि सभी प्रकरण आप लोगों को समझ में भी आ गया और समाप्त भी हो गया। आप लोग बस अध्ययन के लिए निरंतर रहें। ठीक है, धन्यवाद।